Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the third part of the objectives of the first year chemistry book National Book Foundation और इसमें हम चैप्टर नंबर 9 से ऑब्जेक्टिव की डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द रेट ऑफ रिएक्शन डैश एज द रिएक्शन प्रोसीड्स. देखिए बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे करता है, रिएक्टेंट्स पे ही डिपेंड करता है. ठीक है, तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो रिएक्टेंट्स कम होते जाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन ने भी क्या होना है, कम होना है, डिक्रीज होना है. ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सिंपल. सेकेंड क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज द सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इन. अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, वैसे आपके पास हम यूँ लिखते हैं ना, रेट इज इक्वल्स टू के और जो भी हमारे पास कंसंट्रेशन है. ठीक है, अगर तो इसके ऊपर जो x होता है, ठीक है, x होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 0 हो जाए तो ये पूरी क्वांटिटी 1 हो जाएगी. ठीक है, तो इसका मतलब है कि रेट के जो यूनिट्स हैं वो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स के बराबर आ जाएंगे. तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो गया डी. ठीक है, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट सेम हो जाते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फर्दर रिएक्शन गिवन है. देखें स्लो ऊपर लिखा हुआ है, स्लो स्टेप है. द रेट लॉ आप कैसे लिखेंगे, देखें रेट स्लो स्टेप में जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो रेट लॉ में लिखे जाते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा यानी रिएक्टेंट ए के जो है कोएफिशिएंट 2 लिखा जाएगा और बी का जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 लिखा जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फर्दर रिएक्शन. ये हमारे पास रिएक्शन गिवन है. द एक्सप्रेशन फॉर द रेट लॉ इज दिस. रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली हमेशा डिटरमिन होता है. ठीक है, तो वो ये आया है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन बी के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दें. अब देखें बी तो है ही नहीं रेट लॉ में, इसका मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है. ठीक है, नेक्स्ट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन कैन बी. स्टूडेंट्स ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी को हम टेम्परेचर के या कंसंट्रेशन के चेंज करने से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं. एक्टिवेशन एनर्जी को हम कभी भी रिएक्शन की चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो पहले अगर हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स थे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी थी और वो रिएक्शन परफॉर्म कर पा रहे थे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो पा रहे थे, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है वो बढ़ जाएंगे, वो 18 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे. ठीक है, तो लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही रहेगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी है 50 किलो जॉल्स या 50 किलो जॉल्स, हम यही कह देते हैं. ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं. तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास 50 एनर्जी थी ना, अगर वो कम थे तो अब काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स के पास 50 एनर्जी आ जाएगी. तो इसका मतलब आपने एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज नहीं किया. ठीक हो गया, तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और इसमें नन ऑफ दीज आंसर करेक्ट है. रेट लॉ फॉर द रिएक्शन. अब ये हमारे पास रेट लॉ लिखा हुआ है. ठीक है, ये इक्वेशन लिखी हुई है, फिर आगे ये रेट लॉ लिखा है. द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल्ड. रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा अगर हम क्या करें, क्योंकि रेट बेसिकली डिपेंड ही यानी आर एक्स की वैल्यू पे कर रहा है. अगर इसकी वैल्यू को डबल किया जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्स इज डबल्ड. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ. अब देखिए द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. अब इसमें आपने पढ़ा हुआ है कि एंजाइम्स के ऊपर जो डिपेंड कर रहे हैं या लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं या कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, वो 0 ऑर्डर वाले रिएक्शन होते हैं. उसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होती है ना, मतलब सबस्ट्रेट, उस पे डिपेंड कर ही नहीं रहे होते. ठीक है, तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में ये डिपेंड नहीं करते. नेक्स्ट हो जाएगा, इफ द रिएक्शन प्रोसीड्स इन सच अ वे दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी.
अगेन उसी जो ऑब्जेक्टिव नंबर 7 हमने अभी सॉल्व किया उसी को डिफरेंट स्टेटमेंट में पूछ लिया कि देखें अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे, तो वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा? ऑब्वियसली बात है वो जीरो ऑर्डर होगा, ठीक है, क्योंकि वो या तो कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा होगा या एंजाइम पे या लाइट पे, लाइट एनर्जी पे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, रिएक्शंस विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी आर। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी ना, तो इसका मतलब है कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास वो एक्टिवेशन एनर्जी है और वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन स्लो होगा, ठीक है। और अगर आपने उसको फास्ट करना है तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, तो वो फिर जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा रिएक्शन। And the last objective is in a reversible reaction catalyst lowers the activation energy of। अब जो कैटलिस्ट होते हैं ना वो बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन है तो दोनों साइड पे इक्वली अफेक्ट कर रहे होते हैं, फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन को इक्वली अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 10। तो स्टूडेंट्स जो चैप्टर नंबर 9 में हमने देखा कि कोई भी बहुत कोई मुश्किल सा कॉन्सेप्ट नहीं पूछा हुआ, सीधे सीधे क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव्स पूछे हुए थे, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 10 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम्स ऑफ वाटर, द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज। तो ये देखें ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ गए हैं यहाँ पर चैप्टर 10 में से, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल टाइप ही बनेंगे अब, ठीक है। तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको पता होनी चाहिए क्या होती है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये राउट्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, ये आपने प्रिपेयर भी बहुत अच्छे से करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है कि चेंज इन वेपर प्रेशर डिवाइड बाय जो मतलब प्योर वेपर प्रेशर होता है ना सॉल्वेंट का, उससे डिवाइड करते हैं, तो वो होता है इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x2 के बराबर। तो आपने सिंपल यहाँ पर x2 फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है। तो बेसिकली आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब ग्लूकोज के भी फाइंड आउट कर लें और वाटर के भी फाइंड आउट कर लें। ग्लूकोज के मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज है डिवाइड बाय 180 ग्राम्स, ठीक है। तो ये आ जाएंगे मोल्स हमारे पास ग्लूकोज के, दैट इज 0.1। तो ग्लूकोज यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट है, प्लस हमारे पास वाटर कितना है? 180 ग्राम्स वाटर है, ठीक है। उसके मोल्स निकाल लेते हैं, 180 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 80, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर 10 लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.1 को अगर हम 10.1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने आने चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, 100 ग्राम्स ऑफ 10% वेट बाय वेट NaOH कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ NaOH इन। देखें जब ये मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में समझाया हुआ है कि जब दोनों यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की एक ही फॉर्म होगी, जैसे मैस रिलेशनशिप है, तो क्या होगा कि हम जो लेते हैं ना वेट बाय वेट, उसमें हम जो ऊपर लेते हैं ना मैस ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ऊपर मैस ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, नीचे जो मैस ऑफ सोल्यूशन लेते हैं ना, तो उसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड करते हैं टोटल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम सॉल्यूट है तो 90 ग्राम्स जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए। लेकिन देखिए वाटर के साथ आपको कहीं भी 90 ग्राम नज़र आ रहा है? नहीं, एक में 100, एक में 110, एक में 10 ग्राम। तो इसका मतलब है कि टोटल वाटर और NaCl का जो वेट है वो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेट बाय वेट सोल्यूशन हैज़ द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? ये एक कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, ठीक है। इसमें आपने मोलैलिटीज़ कैलकुलेट करनी है, जिसकी मोलैलिटी ज़्यादा होगी और उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा? वो उतना ही लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट शो करेगा, ठीक है। यानी मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलैलिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मोलैलिटी का, यानी जो मास ऑफ हमारे पास सॉल्यूट है, यानी यहाँ पर 18 ग्राम्स है,
डिवाइड बाय इसका मोलर मास 180 है, ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइडेड बाय, यानी मोल्स को डिवाइड करना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट बन गए ना, उनको डिवाइड करना है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है तो 82 ग्राम्स वाटर होगा, लेकिन 82 ग्राम्स को अगर आप केजी में चेंज करें तो वो हो जाएगा 0.082 ग्राम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास मोलैलिटी का हमने फॉर्मूला लगा लिया और इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.22। इसी तरीके से आपने सबका फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ लगाने हैं और फिर उसका मोलर मास से उसको डिवाइड करना है और फिर इनटू 1 ओवर जो भी वाटर का मास बन रहा है ना, वाटर का, देखिए वाटर का मास हमने यहाँ से कैसे निकाला है, 100 में से 18 निकाला ना तो 82 आया और उसको हमने केजी में कन्वर्ट किया है। इसी तरीके से हम तीनों का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मोलैलिटी सबसे ज़्यादा आ रही है 1.52 सुक्रोज सोल्यूशन की, ठीक है। तो यही हमारे पास लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट शो करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पार्टिकल्स की मोलैलिटी मतलब पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, मोलैलिटी ज़्यादा होगी और उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ऑल सॉल्यूशंस कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स विल हैव। अब स्टूडेंट्स ये एक क्वेश्चन है जो बुक में भी रॉन्गली मेंशन है कि मतलब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि 1 ग्राम सॉल्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप मोल्स निकालेंगे ऑल सॉल्यूशंस कंटेनिंग, यानी उन्होंने डिफरेंट सॉल्यूशंस को कंपेयर किया और उसमें उन्होंने 1 ग्राम जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया। तो अब देखिए 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर इधर है तो उसके मोल्स निकालेंगे तो डिफरेंट आएंगे, इसके डिफरेंट आएंगे, ठीक है। तो डिफरेंट मोल्स आएंगे, जब मोल्स डिफरेंट हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट आएंगे, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं तो वो कभी भी सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल ऑफ भी नहीं हो सकता और अलग अलग से ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए था नन ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि अगर ग्राम में दिया हुआ है तो फिर कभी भी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता है कि हमने सब में 1 मोल डाल दिया है सॉल्यूट, तो फिर हम कहेंगे कि अच्छा मोल्स सेम है तो फिर तमाम प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है, फिर हम ऑल ऑफ दीज कह देते, लेकिन अभी नहीं हो सकता, ठीक है, अभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास है मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने आपको बताया कि नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का है मोलैरिटी ऑफ द प्योर वाटर। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, इसको हमने सिंपल डेंसिटी से कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्योर वाटर की डेंसिटी हमने लेनी है जो कि क्यूबिक डेसीमीटर में अगर हम लें तो वो है 1 kg, इसको डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर हमारे पास है 1 kg पर dm³, ठीक हो गया। अब यही जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है अबाउट कि हमने मोलैरिटी में क्या क्या पुट करना है। मोलैरिटी क्या होती है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट होता है, जो मास हमें यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है, दैट इज 1000 ग्राम्स, ठीक है। और मॉलिक्यूलर यानी मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास, तो मोलर मास वाटर का 18 होता है, ठीक है, ग्राम्स पर मोल। और देन हमने वॉल्यूम से डिवाइड करना है जो कि dm³ में है, तो dm³ में देखें पर dm³ है ना, तो इसका मतलब ये 1 है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 55.5 ग्राम, ग्राम से कट जाएगा, मोल्स पर dm³ आ जाएगा, ठीक है, आ जाएंगे मोल्स पर dm³, तो ये मोलैरिटी आ गई है। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, द वॉल्यूम इन विच 1 मोल ऑफ इट इज डिसॉल्व्ड विल बी। अब देखिए ये अगेन न्यूमेरिकल टाइप सा पूछ लिया है हमारे पास,
तो सबसे पहले तो हमें ये जो 10% वेट बाय वॉल्यूम लिखा है ना, तो इससे हमें फाइंड आउट करना आना चाहिए कि इसमें 10 ग्राम्स जो है वो हमारे पास यूरिया होगा, ठीक है, 10 ग्राम्स यूरिया, और कितना होगा वॉल्यूम इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन, इसका ये मतलब बनता है, ठीक है, यानी 10 ग्राम यूरिया सोल्यूशन जो हम लेंगे वो किस में होगा, वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। देन हम इसको देखें, अब हमने 1 मोल देखना है कि इन विच 1 मोल ऑफ इट इज डिजॉल्व विल बी, तो हमने वो सोल्यूशन बताना है कि जिसमें 1 मोल डिजॉल्व हो सके। देखिए ये 1 मोल तो नहीं है ना, 1 मोल ऑफ यूरिया तो 60 ग्राम्स होता है। तो अब हमने इसमें क्या करना है, हमने वही कंपैरिजन मेथड करना है कि अगर 10 ग्राम्स यूरिया को 100 में डिजॉल्व किया जा रहा है तो 1 को किस में करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 10 में, और 60 को किस में करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 600 cm क्यूब, और अगर आप इसको dm क्यूब में करेंगे तो ये 0.6 dm क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इफ द हीट ऑफ द सोल्यूशन इज। देखें अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेकिन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब हीट नेगेटिव होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है मोलैरिटी ऑफ द ग्लूकोज सोल्यूशन व्हेन 9 ग्राम ऑफ इट इज डिसॉल्व इन 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये सिंपल है हमारे पास, हमने इसमें 9 ग्राम को पहले मोल्स उसके मोलर मास से डिवाइड करें ग्लूकोज के, और डीएम क्यूब में इसको चेंज कर दें 0.25 डीएम क्यूब, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 0.2 मोलर, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, दैट्स वाई डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, सी वाटर हैज अबाउट 6 पार्ट्स पर मिलियन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब ये देखें, अगर किसी को पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला आता है तो वो इजीली सॉल्व कर लेगा। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सी वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन होगा नीचे, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 kg बन रहा है ना, 1 kg ऑफ द सी वाटर, और 10 की पावर 6 के साथ इसको करेंगे, और इस पूरी इक्वेशन को जब आप अरेंज करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन कितने दिए हुए हैं, 6 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का मास आपने फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे होगा, आप इस ऑक्सीजन इसको 6 के साथ 1 kg को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर 10 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास kg में आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये देखें kg में जब हमने किया तो 6 इंटू 10 की पावर -6 kg आ रहा है, वो ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा। अब हम इसको अगर ग्राम्स में चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 10 की पावर -3 के साथ कट ऑफ हो जाएगा, और 6 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ कोलाइड, ठीक है। अब ये कोलाइड्स वाला टॉपिक जो है वो आपके उसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसका ये है कि ये इट कैन पास थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ठीक है। तो इसके लिए ये ट्रू नहीं है। कोलाइड्स जो हैं वो सिंपल फिल्टर पेपर से तो पास कर जाते हैं लेकिन अल्ट्रा से नहीं कर सकते, सो ये ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 10th चैप्टर के जो तमाम ऑब्जेक्टिव से कर लिए हैं, और आपने नोट किया कि इसमें न्यूमेरिकल टाइप बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, यानी कंसंट्रेशन यूनिट्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो मोस्टली ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में है थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर 11। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैव 0 वैल्यू फॉर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब प्योर सब्सटेंस अगर हो जो कि नेचर में ऑलरेडी बना हुआ होता है, अब ओजोन हो गया, वाटर हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये सारी चीज़ें ना किसी न किसी रिएक्टेंट से मिलकर बन रही है, प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन
सिर्फ प्योर चीज़ों की उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में जो है ज़ीरो होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज है। कैलोरी इज़ इक्विवेलेंट टू, ये तो हमने यूनिट्स याद करने हैं, 4.18 जूल्स। Next is question number 3. Enthalpy of neutralization of all acids and all strong acids and strong bases has the same value. क्यों तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस को हम मिलाएं तो उनकी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो सेम होती है, क्योंकि उनमें कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स और बेसिस हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड. अब कुछ बच्चों का आएगा कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इंटरनल एनर्जी है, लेकिन उसके लिए जो टर्म है ना, टर्म एंथैल्पी का वर्ड यूज किया गया कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी. नेक्स्ट इज हीट ऑफ अ डैश ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, प्लस का मतलब होगा कि सिस्टम में ऐड हो रही है. तो कब एनर्जी हमेशा रिलीज होगी? कंबशन में हमेशा एनर्जी रिलीज हो रही होती है, ठीक है. Next is question number 6. A balloon filled with oxygen is placed in a freezer. Identify the system. वैसे तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग जो है वो आपके चैप्टर में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए आपको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा सिस्टम सराउंडिंग का, लेकिन जो भी सब्सटेंस अंडर स्टडी होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को स्टडी कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर कम किया जा रहा है फ्रीजर में रख के. तो ऑक्सीजन इज़ बेसिकली अ सिस्टम, ठीक है. जो भी सब्सटेंस अंडर स्टडी होगा वो सिस्टम होगा. अब बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड. अगेन ये आपके रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर के अंडर आता है बॉम्ब कैलोरीमीटर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. बॉर्न-हेबर साइकिल इज यूज्ड टू डिटरमिन द लैटिस एनर्जीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स, ठीक है. ये तो इसकी एप्लीकेशन है सिंपल, और जैसे कि आपने बॉर्न-हेबर साइकिल NaCl का भी किया तो वो आयनिक सॉलिड ही है. नेक्स्ट इज हमारे पास Q इज इक्वल्स टू डेल एच व्हेन, ये कांस्टेंट प्रेशर पे जो है ना हीट डेल एच के बराबर होती है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे. तो यहाँ पे आपको कोई भी कांस्टेंट प्रेशर का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है. या फिर अगर ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए एक ऑप्शन होता है चेंज इन प्रेशर जो है वो ज़ीरो है, तो भी हम कह सकते थे कि कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है. तो हमारे पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है कांस्टेंट प्रेशर का, तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर. देन लास्ट में 10th क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर कार्बन. अब देखिए कार्बन की कंबशन की भी यही फॉरवर्ड इक्वेशन बनती है, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की भी यही बनती है. तो कार्बन की कंबशन की भी यही वैल्यू होगी, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की भी यही वैल्यू होगी, ठीक है, सेम. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन ऑफ द सिस्टम. देखिए आपने इस चैप्टर में एंथैल्पी, वैसे तो स्टार्ट वाला इंक्लूडेड ही नहीं है, लेकिन एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, थर्मल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेट फंक्शन है, जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती. वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है. तो ये एक स्टेट फंक्शन नहीं है. देन है क्वेश्चन नंबर 12. फॉर राइटिंग द थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ एन एलिमेंट, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं. उसमें हमें क्या रिक्वायर है कि 1 मोल ऑफ एलिमेंट की आपने कंबस्शन करनी है, ये बात भी ठीक है. लेकिन जब आप 1 मोल ऑफ एलिमेंट को ले रहे हैं, जैसे हम कार्बन को ले रहे हैं और उसकी कंबस्शन करना चाह रहे हैं, तो ऑक्सीजन भी 1 मोल ही होनी चाहिए. तो देखिए यहाँ पे तो ऑक्सीजन चले 1 मोल चल जाएगी, लेकिन कोई और हो, इसकी जगह कुछ और हो, कोई और एलिमेंट हो, ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि उसकी कंबस्शन में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ही यूटिलाइज होगी, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है. कंबस्शन की इक्वेशन लिखने के लिए ऑक्साइड्स जो है ना, 1 मोल ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट एज अ प्रोडक्ट बने, यानी कंबस्शन के बाद ऑक्साइड्स के मोल्स कितने भी बन रहे हैं उसको हमने नहीं देखना, लेकिन हमने रिएक्टेंट पे गौर करना है कि एलिमेंट जो है वो 1 मोल होना चाहिए. प्रोडक्ट में जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं वो 1 मोल हैं या नहीं, उसको हमने नहीं देखना, ठीक है. और स्टैंडर्ड स्टेट्स होनी चाहिए तमाम सब्सटेंट्स की, ये भी ठीक है. और बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए फॉर 1 मोल ऑफ एलिमेंट, ये भी ठीक है. तो ए, सी और डी वाला ऑप्शन करेक्ट है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने होल बुक के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री नेशनल बुक फाउंडेशन के ऑब्जेक्टिव्स डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं. आई होप सो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इनसे अगर थोड़ा बहुत चेंज करके भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इंशाल्लाह करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट 17/17 मार्क्स इन योर ऑब्जेक्टिव्स. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप
इसको ज़रूर लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम किसी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलोज़ में, अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसको ज़रूर शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो कि जो इस टाइम पे परेशान हैं अपनी स्टडीज़ की वजह से कि उनकी तैयारी नहीं हो रही, कैसे तैयारी करनी है, उनको कैसे गाइड करना है। तो आप ज़रूर इन वीडियोज़ को अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।